पेड़ के ऊपर 6 बहुओं का रेस्टोरेंट। एक बेहद टूटा फूटा कच्चा मकान है। दीवारों से पलस्तर झड़ रहा है। छत में इतने छेद हैं कि धूप और बारिश बिना पूछे अंदर आ जाए। कोने में 6 बहुएं रेवती, सुमित्रा, कामिनी, ललिता, चमेली और मंगला मुरझाए हुए चेहरों के साथ बैठी हैं। दूसरे कोने में उनकी बूढ़ी सास जानकी देवी कांपते हाथों से माला जप रही हैं। माँ जी, मटका भी हमारी किस्मत की तरह सूख गया है। एक बूंद पानी नहीं है। भूख तो जैसे तैसे बर्दाश्त हो रही है, पर अब तो प्यास से गला भी सूख रहा है। क्या हम बस ऐसे ही घुट घुट के मर जाएंगे? पता नहीं क्या होगा हमारा, कभी दिन बदलेंगे भी या नहीं। जीजी, अब तो चक्कर आ रहे हैं। कल से तो पानी भी नसीब नहीं हुआ। भगवान को हमारी गरीबी दिखाई नहीं देती क्या? हिम्मत मत हारो मेरी बच्चियों, ये परीक्षा की घड़ी है। वो ऊपर वाला देख रहा है, वो इंतजाम करेगा। कब करेगा माँ जी? जब हम सब मर जाएंगे। देखिए घर की हालत, न दाना है न पानी। ये घर नहीं, अब तो खंडहर लगता है। रात का समय, घर के बाहर कोहरा छाया हुआ है। सभी औरतें बाहर ही बैठी हैं और बातें कर रही हैं। 2 साल हो गए जीजी, पूरे 2 साल। जब वो गए थे तो कहा था बस 6 महीने में ढेर सारे पैसे लेकर लौटूंगा, फिर तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। यहाँ रानी तो छोड़ो, भिखारी वाली हालत हो गई है। ना कोई चिट्ठी ना कोई खबर। कहीं वो हमें भूल तो नहीं गए? सुना है शहर की हवा बहुत खराब होती है, लोगों को बदल देती है। अगर उन्होंने वहाँ दूसरी शादी। शुभ शुभ बोल ललिता, वो ऐसे नहीं है। हमारे पति हैं, वो कोई गैर नहीं। सही कह रही है रेवती। मेरे बेटे श्रवण कुमार हैं, वो अपनी माँ और बीवियों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। जरूर कोई बड़ी मुसीबत होगी, या शायद कोई बहुत बड़ा काम मिल गया होगा जिससे उन्हें फुर्सत नहीं मिल रही होगी। सच में माँ जी, मतलब वो आएंगे ना हमारे लिए नए कपड़े और मिठाई लेकर और ढेर सारे पैसे लेकर, जिनसे हमारी ये सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। हाँ मेरी बच्ची, जरूर आएंगे। तब तक हमें अपनी इज्जत और सांसें बचाकर रखनी होगी। तुम लोग रोना बंद करो। तुम्हारे आंसू देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन और बीत जाते हैं। भूख अब बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। सुबह का वक्त है। सभी बहुएं काम की तलाश में गांव के सबसे रईस जमींदार ठाकुर गजेंद्र सिंह की हवेली पहुंचती हैं। ठाकुर अपनी गद्दी पर बैठा होता है। मालिक, हम बहुत मजबूर हैं। घर में मेरी सास बीमार है, खाने को कुछ नहीं है। हमें कोई भी काम दे दीजिए। खेत में निराई गुड़ाई बोझ उठाना हम सब कर लेंगे। बस 2 वक्त की रोटी का सहारा हो जाएगा। अरे वाह, अब घर की इज्जतदार बहुएं भी मर्दों के काम करेगी। अरे तुम औरतों का दिमाग तो ठिकाने पर है ना? खेत का काम हलवा नहीं है जो तुम जैसी नाजुक कलाइयां संभाल लेंगी। मालिक, मजबूरी इंसान से सब करवा लेती है। हम मेहनत से नहीं डरते। चुप, एकदम चुप। औरतों का काम होता है घर की 4 दीवारी में रहकर चूल्हा चौका करना और बच्चे पैदा करना। मर्दों के काम में टांग मत अड़ाओ। अगर खेत में काम दूंगा तो गांव वाले क्या कहेंगे कि ठाकुर गजेंद्र सिंह के पास मर्दों की कमी पड़ गई। पर मालिक, हम भूखे मर जाएंगे। हम पर थोड़ी तो दया करें। तो मरो, वो तुम्हारी किस्मत है। निकल जाओ मेरी हवेली से, कहीं तुम्हारी परछाई से मेरा आंगन अपवित्र ना हो जाए। जाओ, तुम जैसे लोग नीचे लोग हैं, हमारे समाज को गंदा कर रहे हैं। निकल जाओ यहाँ से। 6 की 6 बहुएं वापस लौट जाती हैं। वो गांव में कुछ और देर भटकती हैं। उनको एक छोटा किसान अपने खेत में काम दे देता है। सभी बहुएं दिन भर मेहनत करती हैं। सूरज ढल रहा है। खेत में काम करते करते बहुएं थक चुकी हैं। खेत का मालिक काका रामदीन एक पुरानी पोटली लेकर उनके पास आता है। अरे बेटियों, काम तो तुम लोगों ने बहुत किया है, पर इस बार फसल अच्छी नहीं हुई। मेरे पास नकद देने को कुछ नहीं है। तो क्या हम खाली हाथ जाएंगे काका? घर में खाने को कुछ नहीं है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें भूखा नहीं जाने दूंगा। ये लो, इसमें कुछ रोटियां और थोड़ी सब्जी है। मेरी घरवाली ने दी थी, इसे रख लो। बस यही दे सकता हूँ। भगवान आपका भला करे काका। कम से कम आज माँ जी भूखी नहीं सोएंगी। बहुएं घर आती हैं और सबसे पहले अपनी सास को खाना खिलाती हैं। नहीं बहू, तुम लोग खाओ। तुम दिन भर थक कर आई हो। मेरा क्या है, मैं तो बूढ़ी हूँ। चुपचाप खा लीजिए माँ जी। अगर आप नहीं खाएंगी तो हम भी नहीं खाएंगे। सास को खिलाने के बाद जो बची हुई रोटियां होती हैं उन्हें बहुएं आपस में ऐसे बांटती हैं जैसे प्रसाद हो। आधी आधी रोटी भी हिस्से में नहीं आती और वो पानी पीकर पेट भर लेती हैं। एक दिन की बात है, गांव के अमीर सेठ के घर शादी थी। 6 बहुएं फटे पुराने लेकिन साफ कपड़े पहनकर शादी में पहुंचती हैं। अरे देख, आ गई भिखारियों की टोली। इन्हें शादी का न्योता किसने दिया भाई? ये तो शादी में नहीं भंडारे में आई लगती है। कपड़े तो देखो जैसे पोछा लपेट कर आई हूँ। सही कहा बहन, दूर रहो इनसे। कहीं इनकी गरीबी की बदबू हमें न लग जाए। ये उधर कोने में बैठो जमीन पर, हमारे साथ कुर्सियों पर मत बैठ जाना।
बस बहुत हो गया, उठो सब, हमें ये खाना नहीं चाहिए, भूख से मर जाएंगे पर अपनी इज्जत बेचकर निवाला नहीं तोड़ेंगे। पर जीजी भूख। कहा ना उठो, जिस खाने के साथ ताने मिले वो खाना जहर होता है, चलो घर। कुछ दिन बाद जानकी देवी जी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। वो खांस खांस कर बेहाल है। रेवती घबरा कर गाँव में मदद मांगने निकलती है। वो हर दरवाजा खटखटाती है, कोई मदद कर दो, माँ जी बहुत बीमार है। पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। थक हार कर वो गांव के बनिया लाला राम शरण की दुकान पर जाती है। लाला जी, माँ जी बहुत बीमार है, कुछ पैसे उधार दे दीजिए दवा के लिए, मैं पाही पाही चुका दूंगी, आपके यहाँ बर्तन मांज दूंगी, झाड़ू लगा दूंगी। अरे भाई उधार अरे पगली, उधार तो उसे मिलता है जिसकी कोई औकात हो, पर हाँ एक शर्त है, पैसे दे दूंगा पर बदले में तुझे मेरी सेवा करनी होगी, और वो भी बिना पैसों के, समझी? छी, शर्म नहीं आती आपको? मेरी माँ मौत से लड़ रही है और आप सौदा कर रहे हैं। थूकती हूँ मैं आपके पैसों पर। रेवती वहां से चली जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे पूरे गांव के मर्द उसे नोचने के लिए खड़े हैं। वो घर पहुंचकर जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। ये समाज नहीं, जानवरों की बस्ती है, यहाँ औरत की मजबूरी का बाजार लगता है, कोई इंसान नहीं है यहाँ। तभी दरवाजे पर गांव का एक साधारण सा वैद्य खड़ा आता है। अरे बेटी रो मत, मैंने सुना है काकी बीमार है, मैं आ गया हूँ। पर बाबा हमारे पास देने को एक पैसा नहीं है। अरे इलाज का धर्म पैसे से होता है बिटिया, मैं कोई बनिया नहीं हूँ। ये लो पुड़िया, काढ़ा बनाकर पिला देना, वो ठीक हो जाएगी। उस दिन रेवती को एहसास होता है कि कीचड़ में भी कमल खिलते हैं। दुनिया बुरी है पर इंसानियत अभी पूरी तरह नहीं मरी। कुछ महीने और बीत जाते हैं। 6 बहुएं अब गरीबी से परेशान होकर काम करने को मजबूर थीं। आज वो उसी जमींदार ठाकुर गजेंद्र सिंह के घर काम करने गई थी, जिसने उन्हें पहले धक्के मारकर निकाला था। बड़े से हॉल में ठाकुर की पत्नी ठकुराइन के साथ आराम से बैठे चाय पी रहे थे। ए संभल कर, उस मखमली सोफे को गंदे हाथ मत लगाना, तुम्हारी परछाई से भी गंदगी फैलती है, दूर रहकर काम करो, तुम लोग हमसे बहुत नीचे हो, अपनी औकात में रहो। जी मालकिन, माफ कर दीजिए। शाम का वक्त था। बहुओं ने एक खेत में काम किया था दिन भर। खेत का मालिक एक कंजूस किसान था। काका, हमारा काम हो गया, हमारे पैसे दे दीजिए, घर जाना है। पैसे? अरे कैसे पैसे? आज काम में दम नहीं था, तुम लोग सुस्त हो गई हो। जाओ जाओ, कल आना, आज कुछ नहीं मिलेगा। काका जुल्म मत कीजिए, दिन भर भूखे पेट काम किया है, खाली हाथ गए तो सास क्या खाएगी। अरे हटो, मेरा दिमाग मत खाओ, भागो यहाँ से वरना डंडे से मारूंगा। बहुएं खाली हाथ घर लौट आती हैं। एक दिन की बात है, बहुओं को कहीं छोटा मोटा काम मिल गया था, जिससे उन्हें थोड़े से पैसे मिले। सुमित्रा और कामिनी बाजार की एक किराने की दुकान से घर के लिए कुछ राशन खरीद रही थी। दुकान पर खड़ी गांव की कुछ औरतें उन्हें घूर रही थीं। भैया, वो 10 रुपए का सरसों का तेल दे दो। लो देख लो, महारानियां आई हैं 10 रुपए का तेल लेने, इतने में तो दिए भी नहीं जलते। ये सब्जी क्या बनाएंगी, पानी में उबालेंगी क्या? अरे छोड़ ना, गरीबों के शौक है फटी साड़ी और नवाबों वाली चाल। हमारे पास जितना है हम उसी में गुजारा कर रहे हैं। हम आपकी तरह किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहे, मेहनत की रोटी खाते हैं, हराम की नहीं। आप अपने काम से काम रखिए, हमारी फिक्र मत कीजिए। सुमित्रा की यह बात सुनकर उन औरतों के मुंह बंद हो जाते हैं। समय बीत जाता है। शाम का समय है, सूरज डूब रहा है। 6 बहुएं और सास जानकी देवी गांव के किनारे जंगल के पास एक विशाल पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठी हैं। अब और नहीं सहा जाता माँ जी, रोज वही अपमान, वही भूख। लगता है भगवान भी हमसे रूठ गया है। जीजी देखो ना, ये पेड़ कितना बड़ा है, इसकी डालें कितनी फैली हुई हैं। काश हमारा घर इसके ऊपर होता, वहां हम सुकून से रहते, कोई हमें ताने मारने ऊपर नहीं आता, हम आसमान के करीब होते। हाँ, और ठंडी हवा भी मिलती। 1 मिनट, ललिता दीदी ने क्या कहा? पेड़ के ऊपर घर? सुनो, क्यों ना हम अपना खुद का कुछ काम शुरू करें, अपना व्यापार। व्यापार? पागल हो गई है क्या मंगला? हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं है और तू व्यापार के सपने देख रही है। और क्या करेंगे? भीख मांगेंगे? भीख नहीं दीदी, खाना। हम खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। और देखिए ये बरगद का पेड़ कितना मजबूत और बड़ा है। कहना क्या चाहती है? माँ जी, शहर जाने वाला रास्ता यहीं से गुजरता है, यहाँ कोई ढाबा नहीं है। अगर हम इस पेड़ के ऊपर एक छोटा सा घर बना ले और वहाँ खाना खिलाएं तो लोग जरूर आएंगे। पेड़ वाला रेस्टोरेंट, सोचो कितना अलग होगा। तुम सच में पागल हो गई हो। पेड़ पर रेस्टोरेंट, लोग हंसेंगे हम पर। हंसने दो दुनिया को, मंगला सही कह रही है।
हम बांस, लकड़ी और रस्सियों से पेड़ के ऊपर एक रेस्टोरेंट बनाएंगे। यह अनोखा होगा, इसीलिए चलेगा। लगता है भगवान ने हमारे लिए एक नया दरवाजा खोला है सफलता प्राप्त करने का। अब कुछ भी हो जाए हम हारेंगे नहीं, जीतेंगे अब हम। चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है रेस्टोरेंट खोलने के लिए। थोड़े बहुत तो पैसे चाहिए होंगे, हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। तभी जानकी देवी धीरे से एक पुरानी चांदी की चूड़ी जो उनकी शादी की आखिरी निशानी थी वो बहू को दे देती हैं। रेवती ये ले, इसे बाजार में बेच दे। नहीं माँ जी, खबरदार, जो ऐसा सोचा भी, ये बाबूजी की आखिरी निशानी है। हमने सब कुछ खो दिया है पर ये नहीं, हम भूखे मर जाएंगे पर आपकी कलाई सूनी नहीं करेंगे। अरे पगली, ये चांदी का टुकड़ा मेरे किस काम का? मेरा असली गहना तो तुम 6 हो। अगर मेरी बहुएं भूखी रहेंगी तो ये चूड़ी मुझे काटेगी। इसे बेचकर कुछ पैसे ले आना जो काम आएंगे। समझ लेना तुम्हारे ससुर जी का आशीर्वाद है। जाओ, अब देर मत करो। अगले दिन से काम शुरू होता है। पैसे कम थे तो मजदूरों वाला काम बहुओं ने खुद संभाल लिया। रेवती और सुमित्रा जंगल से बांस काट कर ला रही हैं। ललिता और चमेली रस्सियों से उन्हें ऊपर खींच रही हैं। मंगला और कामिनी लकड़ियां काट रही हैं। गांव की औरतें उन्हें देखकर हंस रही थीं और उनका मजाक उड़ा रही थीं। अरे देख रही है, कलयुग आ गया है, कलयुग। अब घर की बहुएं बंदरिया बन गई हैं। ए रेवती, अब क्या पेड़ पर उल्टा लटक कर सोगी? पूंछ भी तो लगा लो पीछे, एकदम बंदरिया लगोगी। अरे ठाकुर साहब ने काम नहीं दिया तो अब पेड़ पर चढ़ गई। अरे ओ मैडम संभल कर, कहीं दाल टूटी तो हड्डी पसली का चूरमा बन जाएगा। घर जाकर बर्तन मांजो, ये मिस्त्रियों वाले काम तुम्हारे बस के नहीं हैं। इनकी तो मैं नहीं कामिनी, जवाब जुबान से नहीं काम से देंगे। हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। अपना हाथ चलाओ, जुबान नहीं। समय बीतता है, पेड़ के ऊपर रेस्टोरेंट बनकर तैयार हो जाता है। सुनो सब, हमने रेस्टोरेंट तो खड़ा कर लिया, लेकिन असली चुनौती अब है। हमारी जेब में ज्यादा पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास हमारा दिमाग है। हम बाजार के महंगे बर्तनों का मोहताज नहीं बनेंगे। हम खाना मिट्टी की हांडियों में बनाएंगे जिससे स्वाद दुगना हो जाएगा। और रही बात ग्राहकों को खाना परोसने की, तो हम जंगल से पत्ते लाकर उनके पत्तल और दोने बनाएंगे। गैस का खर्चा भी नहीं करेंगे। खाना शुद्ध देसी अंदाज में मिट्टी के चूल्हे पर पकेगा। तो बस अब सोचने का वक्त नहीं है। चलो सब अपने अपने काम पर लग जाओ। 3 बहुएं जंगल में जाती हैं पत्ते लेने के लिए और 3 बहुएं नदी किनारे जाकर मिट्टी के बर्तन बनाने लगती हैं। देखो चमेली दीदी, यह कुल्हड़ बिल्कुल बाजार जैसा बना है ना। जब इसमें चाय पियेंगे ना तो सौंधी सौंधी खुशबू आएगी। पैसे नहीं है तो क्या हुआ, हुनर तो है। हाँ, और देख मैंने हांडी भी बना दी है। अब इसे आग में पकाएंगे तो पत्थर जैसी मजबूत हो जाएगी। शाम हो रही है। ललिता, कामिनी और सुमित्रा जंगल से रंग बिरंगे जंगली फूल और बेलें लेकर आती हैं। वो पेड़ की डालियों पर बेलें लपेटती हैं, फूलों की डालियां लटकाती हैं। बांस की एक मजबूत सीढ़ी जमीन से ऊपर तक लगाई जाती है। जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो वो नजारा देखने लायक होता है। पेड़ अब सिर्फ पेड़ नहीं, एक सपनों का महल लग रहा था। रेस्टोरेंट के ऊपर एक पोस्टर लगाया जाता है, सहेली भोजनालय पेड़ वाला रेस्टोरेंट। कैसा लग रहा है? 1 नंबर जिज्जी, बिल्कुल 5 स्टार होटल लग रहा है। मेरी बेटियों की मेहनत रंग लाई। अब बस ग्राहकों का इंतजार है। अगले दिन सुबह उद्घाटन का दिन है। रेवती ने बड़ी मुश्किल से पड़ोस के काका से उधार लेकर थोड़ी सब्जियां जुटाई हैं। सुमित्रा ने चूल्हे पर दाल, चावल और बैंगन का भरता बनाया है। खुशबू तो अच्छी आ रही है लेकिन अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया। जी, दोपहर ढलने को है, एक चिड़िया भी नहीं आई। लगता है हमारा ये सपना भी बांस की तरह टूट जाएगा। गांव वाले सही कहते थे हम पागल हैं। इतनी मेहनत से खाना बनाया, सब बर्बाद हो जाएगा। चुप करो, अभी सूरज डूबा नहीं है, हौसला रखो। कोई ना कोई तो आएगा। मुझे पक्का यकीन है भगवान हमारी मेहनत को ऐसे फालतू नहीं जाने देगा। तभी एक थका हुआ ट्रक ड्राइवर वहां आता है। वो जब इस रेस्टोरेंट को देखता है तो हैरान रह जाता है। अरे भाई, ये क्या चीज है? पेड़ पर रेस्टोरेंट? भूख भी लगी है, चलो देख ही लेते हैं कैसा है ये रेस्टोरेंट। ड्राइवर सुनील सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आता है। कामिनी उसे देखकर हड़बड़ा जाती है और फिर मुस्कुराकर हाथ जोड़ती है। आइए आइए भाई साहब, स्वागत है आपका सहेली भोजनालय में, बैठिए ना। ड्राइवर सुनील जमीन पर बिछी चटाई पर बैठता है। मंगला उसे पत्तल में खाना परोसती है। सुनील खाना खाना शुरू कर देता है। अरे वाह भाई वाह, भाई साहब मजा आ गया। ऐसा स्वाद तो बड़े बड़े 5 स्टार होटल तक में भी नहीं मिलता। एकदम घर जैसा, माँ के हाथ वाला स्वाद है। ये शब्द सुनकर बहुओं के चेहरों पर जो खुशी आती है वो करोड़ों की थी। सुमित्रा और रेवती एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। जाते वक्त ड्राइवर खुश होकर पैसे देता है और कहता है, अरे भाई अब तो मैं जब भी यहाँ से गुजरूंगा यहीं खाऊंगा और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताऊंगा। मजा आ गया सच में।
उस एक ड्राइवर ने जाकर और लोगों को बताया। धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 10, 10 से 50 लोग आने लगे। अब सहेली भोजनालय में पैर रखने की जगह नहीं है। अरे ओ मेरी सुपर देवरानियों, अब कमर कस लो। सुमित्रा, तेरे हाथों में जादू है तो तू रसोई संभालेगी। खुशबू ऐसी हो कि ग्राहक खिंचा चला आए। कामिनी, तू अपनी मीठी मुस्कान से गेट पर स्वागत करेगी। ग्राहक को ऐसा लगना चाहिए कि वो रेस्टोरेंट में नहीं ससुराल में आया है। मंगला, तू सर्व करने का काम करेगी। रफ्तार ऐसी रखना कि खाना ठंडा होने से पहले थाली में। ललिता, तू सजावट और सफाई देख। मजाल है जो एक मक्खी भी अंदर आ जाए। चमेली, तू पत्तल और बर्तन का मोर्चा संभाल और मैं थोड़ी पढ़ी लिखी हूँ तो गल्ला और हिसाब किताब मैं देखूंगी ताकि कोई हमें चूना न लगा सके। चलो अब दिखा दो इस दुनिया को हमारा दम। ग्राहकों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग खाना खाने के साथ साथ पेड़ के ऊपर बैठकर सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। गांव वाले जो कल तक हंसते थे अब नीचे खड़े होकर ये सब देख रहे थे और जल रहे थे। रात का समय था। ठाकुर गजेंद्र सिंह अपने 2 लठैतों के साथ बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था। अरे इन 2 टकों की औरतों की इतनी हिम्मत कि ठाकुर के सीने पर मूंग डलेंगी। चढ़ो ऊपर और ऐसा तहस नहस करो कि कल सुबह ये रोने लायक भी न बचे। तोड़ दो सब कुछ। लठैत ऊपर चढ़ते हैं और तोड़ा फोड़ी शुरू कर देते हैं और तोड़ फोड़ करके वहां से चले जाते हैं। सुबह जब सभी बहुएं वहां जाती हैं और अपनी रेस्टोरेंट की ये हालत देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं और रोने लगती हैं। हाय राम, ये क्या हो गया? मेरा चूल्हा, मेरी मेहनत, किस पापी ने हमारे पेट पर लात मारी? हाय मैं मर गई, सब बर्बाद हो गया। सब खत्म हो गया जिज्जी, सब खत्म। हम गरीबों के नसीब में सुख है ही नहीं। भगवान भी अमीरों का है। मुझे पता है कि ये सब उस ठाकुर ने ही किया होगा। उसे ही हमसे सबसे ज्यादा जलन हो रही थी। अब हम क्या करेंगे? राशन भी गया, बर्तन भी गए। अब हिम्मत नहीं बची अम्मा जी। लगता है वापस भीख मांगने के दिन आ गए हैं। खबरदार, जो किसी ने आंसू बहाया, रोने से क्या होगा? चूल्हा जुड़ जाएगा। अरे गिराने वाले के हाथ में सिर्फ पत्थर होता है लेकिन बनाने वाले के हाथ में हुनर होता है। पर माँ जी, उन्होंने सब तोड़ दिया। तोड़ने दे, वो चीजें तोड़ सकते हैं, तुम्हारा हौसला नहीं। अगर वो 100 बार गिराएंगे तो हम 101 बार खड़ा करेंगे। उठ रेवती, दिखा दे उस ठाकुर को कि औरत जब घर बना सकती है तो टूटे हुए घर को जोड़ भी सकती है। उठो। जानकी देवी की यह बात सुनकर सभी बहुएं रोना बंद कर देती हैं और फिर से उठती हैं और नई शुरुआत करने का फैसला करती हैं। माँ जी ने सही कहा, हम हारेंगे नहीं। अगर गिरे हैं तो फिर से उठेंगे, लेकिन हारेंगे नहीं। हम अपनी किस्मत बदल कर ही रहेंगे। कुछ महीने बीत जाते हैं। बहुओं ने न सिर्फ रेस्टोरेंट फिर से खड़ा किया बल्कि उसे और भी सुंदर बना दिया। अब नजारा बदला हुआ है। पेड़ के नीचे महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी हैं। ऊपर सहेली भोजनालय में पैर रखने की जगह नहीं है। शहर के लड़के लड़कियां कैमरे लेकर खड़े हैं। सुमित्रा चूल्हे पर अपनी स्पेशल जड़ी बूटी वाली चाय बना रही है। खुशबू से पूरा रेस्टोरेंट महक रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम आए हैं उस जगह जो इंटरनेट पर तहलका मचा रही है, पेड़ वाला रेस्टोरेंट। और मेरे हाथ में है सुमित्रा दीदी के हाथ की जादुई चाय। लोग कहते हैं इसमें ऐसा नशा है कि एक बार पियोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। चलिए टेस्ट करते हैं। ओह माय गॉड, ये तो सच में अमेजिंग है। इसका टेस्ट कितना ऑर्गेनिक है ना। शहर में तो हम बस केमिकल पीते हैं। दीदी क्या डाला है इसमें? अरे मेम साहब, कुछ नहीं, बस जंगल की तुलसी, अदरक और थोड़ा सा प्यार है। कामिनी सभी का स्वागत कर रही थी और भीड़ को कंट्रोल कर रही थी। अरे भैया धक्का मत दो, सबको मिलेगा। मैडम जी, आप लोग उधर कोने वाली टेबल पर बैठ जाइए। मंगला देख रही है, आज तो सांस लेने की फुर्सत नहीं है। ये वीडियो बनाने वालों ने तो हमें मशहूर कर दिया। जी, इसे वायरल होना कहते हैं। अब देखिएगा हमारी किस्मत कैसे रॉकेट की तरह उड़ती है। रात हो गई है। आखिरी ग्राहक भी जा चुका है। बहुएं दिन भर की कमाई का हिसाब कर रही हैं। जी, एक बात बोलूं? बोलो ना। अब क्या खुरापात सूझी है तुझे? हम शहर वालों को दाल चावल और पनीर क्यों खिला रहे हैं? वो तो उन्हें शहर में भी मिलता है। वो यहाँ कुछ अलग ढूंढने आते हैं। हमें उन्हें वो खिलाना चाहिए जो सिर्फ जंगल में मिलता है। मतलब हम उन्हें घास फूस खिलाएं? अरे नहीं, मेरी बात सुनो। हम शुरू करेंगे जंगल स्पेशल थाली। सुमित्रा जिज्जी इसे अच्छे से बना लेंगी, मुझे पूरा यकीन है। इसमें होगी कंदमूल की मसालेदार सब्जी और जंगल के खट्टे फलों की चटनी, शकरकंद का हलवा और जड़ी बूटियों वाली चाय जो हमारे यहाँ बनती है, और पीने को ठंडे मटके का पानी। ये सब तो मैं ऐसे बनाऊंगी कि सभी अपनी उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। ये लड़की तो सच में व्यापारी बन गई है। ठीक है, कल से जंगल थाली शुरू। मंगला का आइडिया बहुत अच्छा निकला। सभी लोगों को जंगल स्पेशल थाली बहुत पसंद आई। अब सभी वही खाते थे।
ऐसे ही समय बीत जाता है। एक दिन की बात है, रेस्टोरेंट के सामने एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से ठाकुर बलदेव सिंह निकलता है और उसकी पत्नी काशी देवी। वो वही लोग थे जिनकी शादी से इन बहू को भगाया गया था बेइज्जत करके। सुना है ठकुराइन यहाँ की जंगल थाली बहुत मशहूर है, चलो देखा जाए कौन है ये नया बावर्ची। जैसे वो सीढ़ियों पर पैर रखते हैं, सामने का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने रेवती गल्ले पर बैठी थी। ये तो वही है, ये वही औरतें जिन्हें हमने शादी से भगाया था। मेरा मतलब लोगों ने बेइज्जत करके भगाया था और हमने कुछ नहीं बोला था। ठाकुर जी चलिए यहाँ से, ये हमें बेइज्जत करेंगी, बदला लेंगी। सही कहा, ये औरतें हमसे बदला लेंगी। वो दोनों मुड़ने ही वाले होते हैं कि रेवती की नजर उन पर पड़ती है। उनको लगता है कि रेवती अब उन्हें धक्के मारकर निकालेगी। मंगला और चमेली गुस्से से उन्हें घूरने लगती हैं। रेवती अपनी जगह से उठती है, हाथ जोड़ती है और मुस्कुराती है। आइए ठाकुर साहब, आइए ठकुराइन जी, सहेली भोजनालय में आपका स्वागत है। मंगला, काका काकी के लिए सबसे अच्छी वाली टेबल लगा। बहू तुम हमें भगाओगी नहीं, हमने तो तुम्हारे साथ। मालिक, वो हमारा कल था, ये हमारा आज है। हमारे रेस्टोरेंट की सीढ़ियां चढ़ने वाला हर इंसान हमारे लिए ग्राहक नहीं भगवान होता है, और भगवान को कोई घर से नहीं निकालता। बैठिए, सुमित्रा के हाथ की जंगल थाली खाइए। ठाकुर और ठकुराइन शर्म से पानी पानी हो जाते हैं। वो चुपचाप बैठते हैं। थोड़ी देर में उनकी थाली आ जाती है। खाना खाते वक्त ठाकुर की आंखों से आंसू टपक पड़ते हैं। वो उठते हैं और रेवती के सामने हाथ जोड़ लेते हैं। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं पत्थर था जो तुम्हें पहचान नहीं पाया। तुम औरतें नहीं देवियां हो। उस दिन वो औरतें तुम्हारी बेइज्जती कर रही थी और हम दोनों खड़े होकर देख रहे थे। हमने उन्हें रोका भी नहीं। हमें माफ कर दो, मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मालिक, आप हमसे बड़े हैं, गलती हो जाती है और आप अपनी गलती मान रहे हैं, ये तो सबसे बड़ी बात है। शाम ढल रही है। रेस्टोरेंट रोशनी से जगमगा रहा है। अब ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, एक ब्रांड बन चुका है। पेड़ के नीचे सड़क के किनारे 6 आदमी खड़े हैं। कपड़े फटे हुए हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है। कामिनी ऊपर खड़ी थी। जैसे ही उसकी नजर नीचे जाती है वो हैरान रह जाती है। जीजी, रेवती जीजी, देखो देखो, वो लौट आए, हमारे पति लौट आए। रेवती, सुमित्रा, मंगला सब दौड़कर रेलिंग पर आती हैं। वो पहचान लेती हैं उनके पति हैं। वो पागलों की तरह सीढ़ियों से नीचे भागती हैं। जानकी देवी भी लाठी टेकते हुए तेजी से आती हैं। नीचे आकर बहुएं अपने पतियों के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। हमें माफ कर दो रेवती, हम हार गए। हम कमाने गए थे ताकि तुम्हें रानी बनाकर रखें, पर देखो भिखारी बनकर लौटे हैं। खबरदार जो खुद को भिखारी कहा। आप सही सलामत लौट आए, मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। पर यह सब हमने शहर में सुना था, पेड़ वाले रेस्टोरेंट के बारे में। लोग कहते थे कोई सहेली ग्रुप चलाता है। वो तुम हो, तुम लोगों ने ये सब किया। हाँ मेरे लाल, जब तुम नहीं थे तो इन बहुओं ने बेटों से बढ़कर मेरा ख्याल रखा। इन्होंने जमीन से आसमान तक का सफर तय किया है। हम काम की तलाश में शहर में गए थे। एक बड़े व्यापारी ने हमें अपना बंधुआ बना लिया था। बड़ी मुश्किल से वहां से भाग कर आए हैं। पतियों की वापसी से बहुओं की खुशी दोगुनी हो जाती है। कुछ समय और बीत जाता है। रेस्टोरेंट का नजारा अब और भी प्यारा है। रेस्टोरेंट खचाखच भरा है। किचन में एक अलग ही रौनक है। सुमित्रा रोटियां बेल रही है और उसका पति दिनेश पास खड़ा होकर सब्जी काट रहा है। अरे भाग्यवान, जरा धीरे बेलन चलाओ, मुझे तो डर है कहीं रोटी के साथ मेरी उंगली न बेल दो। अच्छा जी, शहर में तो बड़ी गुलामी की, अब थोड़ी बीवी की गुलामी भी कर लो, पुण्य मिलेगा। बाहर मंगला ऑर्डर ले रही है और उसका पति सुरेश ट्रे में पानी के गिलास भरकर ग्राहकों को सर्व कर रहा है। रेवती गल्ले पर बैठी है और उसका पति महेश ग्राहकों के बिल चेक कर रहा है। ये अब औरतों का काम या मर्दों का काम नहीं रहा, ये अब परिवार का काम था। देख रहे हो दीनानाथ, मेरी बहू ने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े सूरमा भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने अकेले अपने दम पर इस वीराने में अन्नपूर्णा का भंडार खोल दिया। कल तक जो गांव वाले तमाशा देखते थे, आज वही इनका हाथ बटाने खुद चले आ रहे हैं। मेरी बहू ने तो सच में पत्थर में भी फूल खिला दिए। हे मेरे महादेव, बस अपनी कृपा ऐसे ही रखना, मेरी इस भरी पूरी बगिया को कभी किसी की नजर ना लगे। गांव के सरपंच रघुनाथ जी माइक लेकर खड़े हैं। जानकी देवी पास में ही खड़ी है। उनके गले में एक बड़ी माला डली हुई है और उनके हाथ में एक पुरस्कार भी है। भाइयों और बहनों, आज हमारे गांव का नाम पूरी दुनिया में रोशन है, जो सिर्फ अम्मा जी और उनकी 6 बहुओं की वजह से है। इन्होंने साबित कर दिया कि औरत अगर ठान ले तो वो पेड़ पर भी महल खड़ा कर सकती है। सभी गांव वाले जोर से तालियां बजाते हैं। ये वही लोग हैं जो कल तक मेरी बहुओं की बुराई करते थे, आज उनके लिए ही खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। इसे कहते हैं किस्मत बदलना। रात का समय है। रेस्टोरेंट अब पहले से भी ज्यादा अच्छा और बड़ा बन चुका है। आज रेस्टोरेंट
लाइटों से जगमगा रहा है। पूरा परिवार कुर्सियों के ऊपर बैठा है और बातें कर रहा है और हंस रहा है। कुछ भी कहो, अगर सब साथ होते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। और हाँ, किसी ने सही कहा है, जब भगवान एक दरवाजा बंद कर देता है तो साथ में दूसरा भी खोल देता है।